जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी जनवरी 2024 का जो अभी रिसेंटली अपडेट आई हुई है, जैसा मंथली मैगजीन्स आई हुई है, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज जो ये सेकेंड क्लास है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट क्लास को देख चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे किस तरह से इसको कवर करने वाले हैं, कितने दिनों में करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड क्लास में जो अभी हम लोग देखने वाले, जैसे अभी बिहार करंट अफेयर्स को हम लोग देख रहे हैं, बिहार स्पेशल के बारे में देख रहे हैं, जो बिहार में जो भी चीजें घटित हुई है दिसंबर और जनवरी में, तो उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर स्पेशली जो बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसको जरूर फॉलो कीजिए। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बाद में आप रिवीजन करने का समय है तो कीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि कल के सेशन में हम लोग 2 आर्टिकल्स को कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में जो है 7 से 8 आर्टिकल जो है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन का पहला आर्टिकल कहा जाता है कि दरभंगा एम्स के प्रस्ताव को मंजूरी, यानी कि दरभंगा में एम्स जो एम्स हॉस्पिटल है वो बनने के लिए मंजूरी दे दी गई है। वहां पे प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो अभी ये दरभंगा जो है बिहार राज्य के एक जिला है दरभंगा, वहां पे एम्स एक हॉस्पिटल होती है जो केंद्र सरकार यानी कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और उसको बनने के लिए मंजूरी, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो इस तरह से जो दरभंगा जो है अभी बिहार का दूसरा एम्स हॉस्पिटल बनने वाला बन गया है। तो पहला हो जाएगा अपना राजधानी जो पटना है वहां पे है, उसका सेकेंड जो है दरभंगा में बनने को मंजूरी मिल गई है। तो इसके बारे में ये चर्चा में है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कहा जाता है हाल ही में केंद्र सरकार ने शोभन गांव, है ना, गांव के नाम है शोभन, में एम्स दरभंगा के परिसर का निर्माण हेतु एक मंजूरी दे दी गई है। शोभन गांव है, गांव का नाम शोभन है, वहीं पे एम्स हॉस्पिटल बनने को है और ये दरभंगा में पड़ती है। तो ये भी ध्यान रखना है, एम्स जो है ये बिहार का दूसरा हॉस्पिटल बनने वाली है। तो पहला पटना है, दूसरा दरभंगा है। दरभंगा में कहाँ है? शोभन गांव में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इसका क्रम ये दूसरा है। ठीक है, तो उसके बाद आगे कहा जाता है कि शोभन में प्रस्तावित एम्स पटना के बाद राज्य का दूसरा एम्स होगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2100 बिस्तरों वाले अस्पताल और शैक्षणिक भवन की आधारशिला भी रखी और सर्जिकल ब्लॉक के एक दीदी रसोई का उद्घाटन भी किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो अभी मंजूरी तो दे दी है, किसके द्वारा मंजूरी दे दी है? जो अभी वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसको जो है ना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये एम्स हॉस्पिटल में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर लगभग 2100 बिस्तर यानी कि 2100 बेड वाले 2100 जो बेड वाले यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं देखने को मिलेगी। इसी के दरमियान जो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक नई चीजों का उद्घाटन किया गया है, दीदी की रसोई। ठीक है, इसी से संबंधित आपको ऐसे भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दीदी की रसोई किससे संबंधित है। तो ये एम्स जो है ना दरभंगा एम्स से संबंधित है। उसी के जो है ना ये मंजूरी के प्रस्ताव के समय में इसके बारे में उद्घाटन किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, काफी चर्चा में है दीदी की रसोई, आप सोशल मीडिया में भी काफी इसमें वायरल हुआ था। तो इससे संबंधित आप ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से ये एम्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं भारत में कुल कितने एम्स हैं और कहां कहां एम्स में और किस प्रकार के एम्स हैं, यानी एम्स के भी बहुत प्रकार हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और दरभंगा में किस प्रकार के एम्स बनने वाले हैं। तो देखिए, भारत में अगर आपको पूछे जाए कि भारत में कुल कितने एम्स हैं, तो 22 है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत में कुल कितने एम्स में 22 है, यानी कि 22 हैं। तो उसमें भी जो है ना ये बांटा हुआ है, किस तरह से है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है आपका, जैसे यहाँ पे दिया गया है, पूर्ण रूप से सक्रिय एम्स, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि आपका पढ़ाई के साथ साथ ओपीडी के साथ साथ मतलब इन तमाम चीजें जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, इन तमाम चीजें की सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं। वो टोटल इसकी संख्या 6 है। 22 में 6 ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सक्रिय एम्स हैं। ये भी ध्यान रखना, आपको भारत में कुल कितने सक्रिय एम्स उपस्थित हैं तो इसके भी ध्यान रखना। टोटल 6 हैं और 6 के नाम हम लोग ध्यान देते हैं। कहा जाता भोपाल है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है, पटना है, रायपुर है और श्रीकेश है। जैसे आपको बीपीएससी के एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, पटना एम्स जो है ये एम्स के किस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये पूर्ण रूप से सक्रिय एम्स में ये इसको शामिल किया गया है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पटना ये बिहार में है। उसी प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग दरभंगा के बारे में भी जानेंगे। दरभंगा अभी लेटेस्ट न्यूज में भी है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं, ये 6 हो गया। उसका नेक्स्ट में है, कहा जाता है एम्स जहां एमबीबीएस की कक्षाएं के साथ साथ ओपीडी भी है उपलब्ध हो, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ ओपीडी भी उपलब्ध हो। तो ऐसे जो है ना टोटल 11 संस्थान है, 11 एम्स के हॉस्पिटल हैं। उसमें से कौन कौन है? जैसे रायबरेली हो गया, गोरखपुर हो गया, मंगलगिरी हो गया, नागपुर हो गया, बठिंडा हो गया, बीबी नगर हो गया
उसके बाद कल्याण हो गया, देवघर हो गया, बिलासपुर, गुवाहाटी, राजकोट जो अभी रिसेंटली इसको भी प्रस्ताव दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ, अतिक्रमण मुक्त भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, मतलब इस भूमि के बारे में भी जो ना इसमें जो भूमि जहां बनने वाली है उसके बारे में भी चल ही रही है, बातचीत चल रही है। और बात रही, आप बोलोगे कि सर इतना याद रखना जरूरी है, नहीं बिल्कुल नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप जो है जिस स्टेट के हो और जिस स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके आप ध्यान रखना है। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी करोगे तो पटना का ध्यान रखना, और आपको क्या रखना है, दरभंगा का ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार में 2 एम्स हैं, इनके बारे में ध्यान जरूर रखना है। ओके, अपना स्टेट के बारे में ध्यान जरूर रखिए। ओके, तो पटना जो है ये सक्रिय एम्स में आता है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, दरभंगा के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा में आपका आ जाएगा एम्स, जहां केवल एमबीबीएस की कक्षाएं होती है, जहां सिर्फ जो है ना एमबीबीएस की कक्षाएं होती है, वहां ओपीडी की अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे 2 जगह हैं, 2 और जो है ना एम्स हैं। पहला आपका मदुरै हो गया और एक दूसरा हो गया विजयपुर, और तीसरा भी बनने को कगार में है जो जम्मू है। जम्मू में क्या हुआ है, ये निर्माण प्रारंभ हो चुकी है, ये प्रगति पर है, मतलब ये निर्माण यहाँ पे प्रस्ताव इसको भी मिल गया है। इसके साथ साथ वो जो है ना बनने को भी तैयार है, वो कार्य इसका जो है ना चालू है। तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अन्य एम्स के तौर पर देखा जाए तो ये 3 है, जैसे आपका मनेठी, ओके, उसका दरभंगा और अवंतीपोरा, और एक तीसरा चौथा जो है ना कश्मीर बनने को तैयार है, ये भी मतलब बनने वाले हैं। तो ये भी अभी जो निर्माण इसका प्रारंभ हो गई, प्रगति पर है। तो इस प्रकार देखिए टोटल कितना हो गया, 6 यहाँ हो गया, 11 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, कितना के 6 11 17 17 2 19 19 3 22, ठीक है। टोटल 22 एम्स हैं। किस प्रकार के एम्स हैं देखने को मिल रहे हैं भारत में, इन तमाम चीजों को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूं एम्स से संबंधित सारी संविधाएं जो भी दी गई है उसके बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, आप इस तरह से एम्स के बारे में देख चुके हैं, ये पहला आर्टिकल हो गया। उसका सेकेंड आर्टिकल हम लोग को देखना है। सेकेंड आर्टिकल में देखिए क्या कहा जाता है, बिहार बिजनेस कनेक्ट, है ना। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में जो है बिहार में एक बिजनेस कनेक्ट हुआ था, इसके बारे में लोग देखते हैं। ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन से में भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, जो है बिहार स्पेशल के साथ साथ जो ये करंट जो ऐड कर सकते हैं आप। जैसे आप जीएस पेपर 1 में आईआर का है ना, सॉरी जीएस पेपर 1 में, सॉरी जीएस पेपर 2 में है ना, यूपीएससी में आईआर आपका जीएस पेपर 2 में है और बीपीएससी में जीएस पेपर 1 में है ना। हाँ, ठीक है। तो वही देखिए, आप आईआर के साथ साथ आप बिहार का करंट अफेयर्स के साथ जोड़ सकते हो। उसको क्या कहा जाता है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में। इसमें क्या हुआ था, 13 से 14 दिसंबर 2023 को ज्ञान भवन जो पटना में है, बिहार का सबसे बड़ा भवन है ज्ञान भवन, ये पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मतलब विश्व स्तर पर जो है इसमें बिजनेस के रिगार्डिंग, निवेश के रिगार्डिंग निवेश शिखर के सम्मेलन का एक मतलब कि एक बैठक की गई थी, उसी का आयोजन किया गया था। उसी का नाम था बिहार बिजनेस कनेक्ट। इसमें तमाम देशों, बहुत सारे देशों के जो बिजनेसमैन आए हुए थे। आगे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे आप बांग्लादेश हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब के अमीरात हो गया, ताइवान हो गया, इन तमाम देशों से भी लोग आए हुए थे यहाँ पे बैठक में, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो ये आपका ध्यान है, 13 से 14 दिसंबर 2023 को ये ज्ञान भवन में इसकी बैठक हुई थी। उसका जाता है इस शिखर सम्मेलन में जापान हो गया, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, बांग्लादेश आदि देशों ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन को राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेहतर जरूरी औद्योगिक परिवर्तन लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि राज्य के अंतर्गत जो है ना ये क्या हुआ है, इसमें औद्योगिक परिवर्तन, यानी कि आपको औद्योगिक क्षेत्र में इसमें परिवर्तन लाने के लिए इसमें बैठक की गई थी। आप किस तरह से इसमें बैठक क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी, क्या आपके साझेदारी होनी चाहिए, क्या पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्या नेटवर्किंग होनी चाहिए, क्या किस तरह से ज्ञानवर्धक बातें होनी चाहिए, किन तमाम चीजें होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग इसमें बैठक की गई थी, है ना। कहा जाता है 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में बिजनेस नेटवर्किंग यानी बिजनेस के बारे में इसकी जानकारियां देना, ज्ञानवर्धक चर्चाएं हो गया, उसके बाद आपसी तालमेल और साझेदारी के अवसरों की खोज के लिए सत्र आयोजित किए गए थे। इसमें आपको ये बैठक का यही उद्देश्य था कि इसमें हम लोग किस तरह से बिजनेस का नेटवर्किंग को बढ़ाएंगे, उसके बाद ज्ञानवर्धक किस तरह से हम लोग ज्ञान बांटेंगे, मतलब ज्ञान देंगे, वर्धक देंगे, उसके बाद आपसी तालमेल किस तरह से बनाएंगे। देखिए एकता में बल है, आप सभी को पता होगा, जब तक एकता नहीं होगा, साझेदार नहीं होंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्या जरूरी है, बांग्लादेश, अमेरिका, अमीरात, जापान, ताइवान, उससे यहाँ से आने का देश एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। जिसके पास, मेरे पास जो चीज नहीं है मैं आपसे ले लूंगा, आपके पास जो चीज नहीं है अगर मेरे पास है तो मैं दे दूंगा। मतलब इस तरह से एक दूसरे का साझेदारी लेंगे। जैसे नेटवर्किंग, बिजनेस करने का तरीका किस तरह से होनी चाहिए, इन तमाम चीजों का जो है ना ये बैठक की गई थी, इन तमाम चीजों के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है इस निवेशक सम्मेलन में वस्त्र हो गया, चमड़ा हो गया, आईटीज और
ITIT जो हो गया, ESDM, खाद्य प्रसंस्करण और आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में के अवसरों पर चर्चा की गई थी। इन तमाम चीजों पर इसका चर्चा की गई थी। किन किन बातों पर दिया गया, जैसे हो गया वस्त्र हो गया, चमड़ा हो गया, IT या ITज हो गया, उसका ESDM हो गया, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, आतिथ्य हो गया और पर्यटन क्षेत्रों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। इस पे हम लोग किस तरह से क्या करने चाहिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें बढ़ावा मिल सकती है, एक दूसरे का किस तरह से साथ दे सकते हैं, साझेदारी किस तरह से कर सकते हैं, इन तमाम चीजों पर, इन तमाम बिंदुओं पर ये इस बैठक में, इस आयोजन में सम्मिलित किया गया था। ओके, चर्चा किया गया था। उसके बाद इस सम्मेलन में राज्य सरकार द्वारा 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूमि बैंक ऑफर किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो है ना बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में जो है ना राज्य सरकार द्वारा कितने क्षेत्रफल की भूमि, वर्ग क्षेत्रफल की भूमि को बैंक ऑफर में किया गया, भूमि बैंक को ऑफर में किया गया है। तो ये आपका 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये ऑफर किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग सेकंड आर्टिकल इस तरह से कवर हुआ। उसका तीसरा आर्टिकल, आज के सेशन का तीसरा आर्टिकल कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, यानी कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है विकलांग से संबंधित है। ये इस बार जो 2023 में जो ना अपना बिहार के एक बेटी है उसको प्राप्त हुआ है, और जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, इसलिए चर्चा में राष्ट्र पुरस्कार है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है ना। तो अभी लास्ट यही है, राष्ट्र पुरस्कार किसको मिला गया है, बिहार की एक बेटी है उसको दिया गया है, श्रीमती राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको ये जो राष्ट्र पुरस्कार दिया गया, इसलिए चर्चा में है। तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या है। सर्वश्रेष्ठ विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष के विकलांग दिवस पे जो है ना ये पुरस्कार आयोजित किया जाता है, दिया जाता है। भारत में एक आदमी को मिलता है, एक व्यक्ति को मिलता है, और उनको मिलता है जो विकलांग होने के साथ साथ वो जो है ना अच्छे कार्य करे, समाज सेवी करे, समाज को ज्ञान दें, मतलब आपको समझाएं बुझाएं, समाज सेवी हो, उनको ये शिक्षा, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ना बिहार की जो है ना ज्योति सिन्हा को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, और इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। कहा जाता है बिहार की ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र पुरस्कार सम्मानित किससे किया गया, मतलब ज्योति सिन्हा को जो है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग के राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बिहार की एक बेटी है। ठीक है, आगे हम लोग फोटो भी देखेंगे। इन्हें यह पुरस्कार दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष जो है ना ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो, ये है ये आपका द्रौपदी मुर्मू जी, और उसके बाद ये ज्योति सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा ये आपका पुरस्कार दिया जा रहा है। ये व्हील चेयर पे बैठी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे आप। ओके, इसको किस क्षेत्र पे दिया गया है, जैसे आप देखिए उन्हें जो मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य स्तर पर भी कई बार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए आप मधुबनी पेंटिंग है, आप अगर बीपीएससी में देखोगे मधुबनी पेंटिंग जो है एक टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लगातार उसे चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे देखने को मिलता है, प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है। तो आपका अगर ये मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चंस आए मेंस में या कहीं भी, तो आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट को भी अपडेट करेंट के साथ जोड़ सकते हो, है ना। यही तो रणनीति है, इसलिए मैं आपको थंबनेल में बताता हूँ ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, तो आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये इनको जो ना ज्योति सिन्हा जी को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय विकलांग दिवस के तौर पर इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ओके, उसका कहता है यह पुरस्कार समारोह हर साल विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों उपलब्धियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यानी ये किसके द्वारा दिया जाता है, आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें ये तलाशता है कि आखिर कौन अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो उसी प्रकार वो राष्ट्रपति जी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख लिए सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, ज्योति सिन्हा जी को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का तीसरा आर्टिकल आज के सेशन का कवर हुआ। चौथा आर्टिकल हम लोग देखते हैं। ये चौथा आर्टिकल काफी चर्चा में है, आप सभी इसके बारे में जरूर सुने होंगे, काफी चर्चा में था, सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। बोधगया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर, बोधगया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर। ये बोधगया कहाँ पड़ता है भाई, गया में है ना। गया कहाँ है, बिहार में है ना। तो ये बिहार करंट अफेयर से संबंधित है। तो कहा जाता है ये गया में, मतलब बोधगया में क्या है, गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा है ना। तो वहां पे बौद्ध धर्म का
जो है प्रकोप है। तो वहां पे क्या हुआ है, अभी जो है रिसेंटली क्या हुआ है दिसंबर में, जैसे कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, अभी आप देखेंगे सुने होंगे दलाई लामा भारत आए हैं, गया आए हैं, है ना, सुने होंगे, सोशल मीडिया पे जरूर सुने होंगे जो एक्टिव हैं। तो दलाई लामा भारत आए थे, बाद में गया में आए थे, है ना। इसकी अध्यक्षता में 15 से 20 दिसंबर में के बीच बोध गया में एक सम्मेलन आयोजन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अभी जो बोध गया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्षता किसके हाथों में था, दलाई लामा। देखिए दलाई लामा का इसका वास्तविक नाम क्या है, इसका दलाई लामा जो है ना, ये क्या है, जैसे कि आप देखते हो ना, बौद्ध धर्म के बहुत सारे बौद्ध धर्म के हो गए, जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, पहला तीर्थकर, 5वां तीर्थकर, 21वां तीर्थकर। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी दलाई लामा में जो है ना, इसमें भी बहुत सारे दलाई लामा थे। ये जो है दलाई लामा जो अभी वर्तमान समय में इसका स्थान है 14वें, ठीक है, 14वें इसका स्थान है दलाई लामा जो है, इसका वास्तविक नाम अभी जो है ना उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये अभी जो है ना आपको ये पूछे जा सकते हैं कि अभी जो है ना बोध गया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविर जो आयोजन किया गया था, जो 15 से 20 दिसंबर 2023 को आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो दलाई लामा जी के द्वारा किए गए थे। इसका कौन सा स्थान था, 14वें, ये दलाई लामा थे। ठीक है, और दलाई लामा का वास्तविक नाम यानी इसका रियल नाम क्या है, लामहो थोंडुक, ठीक है, थोंडुक, लामहो थोंडुक। ठीक है, ये 14वें स्थान का, ये पहला अगर आपको पूछा जाए, जैसे होता है ना आपका बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन थे, लास्ट का तीर्थकर कौन थे, अगर ये आपका अंतिम है लामो थोंडुक, ठीक है, लामो थोंडुक, तो पहला आपका था गेदून, है ना, गेदून। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं क्लियर से लिख दे रहा हूं, गेदून। ठीक है, गेदून आपका द्रुपास, गेदून द्रुपास। अगर इसका जीवन काल अगर पूछा जाए, जीवन काल देखा जाए तो ये 1391 में इसका जन्म हुआ था और ये 1474 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पहला आपका कौन था, गेदून द्रुपास। और अभी वर्तमान समय में दलाई लामा की बात करें तो ये लामहो थोंडुक थे, ये जो है ना अभी जीवित है भाई, है ना। तो इसके बारे में अभी कार्यकाल इसका है ही, ये 14वें दलाई लामा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है उन्होंने 29 से 31 दिसंबर तक बोध गया के कालक्रम मैदान में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया और लोगों को 21 तारा, देखिए ध्यान देना, 21 तारा का आशीर्वाद भी प्रदान किया था। मतलब कि इसमें जो है ना, जैसे 15 से 20 दिसंबर तक क्या हुआ था, बोध गया में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया गया था। उसी के दरमियान 29 और 31 दिसंबर, 29 से 31 दिसंबर को क्या हुआ था, बोध गया में ही एक मैदान है जिसका नाम है काल चक्र। आपको कूट वाला में, कथन वाला में ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिलेगा भाई, तो ध्यान से सुनो मेरी बात, है ना। मैदान का नाम था कालचक्र, उसी में जो है ना आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया गया था। उसमें लगभग जो है ना कितने आशीर्वाद दिए गए थे, कौन से आशीर्वाद दिए गए थे, एक देखिए एक चीज प्रदान किया था दलाई लामा के द्वारा, उसका नाम था 21 तारा का आशीर्वाद। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि 21 तारा का आशीर्वाद किससे संबंधित है भाई, तो आपको ये बोध गया का आध्यात्मिक प्रशिक्षण से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया था भाई, दलाई लामा के द्वारा दिया गया था। दलाई लामा का कौन सा स्थान है भाई, 14वें स्थान है ना, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है इस आयोजन में 30 देशों के लगभग 2500 लोगों ने भाग लिया था। बोध गया में जो अभी 15 से मतलब दिसंबर मंथ में जो ये आयोजन किया गया था, उसमें लगभग 30 देशों के लोगों ने आया हुआ था। इसके प्रशिक्षण के बारे में आपके इतिहास में जानते हैं, बिहार में बोध गया हो गया, उसका तो विक्रमशिला हो गया, जैसे बहुत सारे राजा सम्राट जो है ना यहाँ पे आके यहाँ का शिक्षा ग्रहण किए, यहाँ की कल्चर के बारे में समझे, यहाँ के इतिहास के बारे में समझे। उसी प्रकार अभी वर्तमान समय में भी बोध गया में जो आयोजन किया गया था, उसमें भी लगभग 30 देशों के लोगों ने यहाँ पे आए हुए थे और इसकी कुल जनसंख्या अगर बोले तो, कुल संख्या लोगों की संख्या बोले तो लगभग 2500 बताया जा रहा है ना। तो ये भी हमें आंकड़ा ध्यान रखना है। जैसे इसमें से कुछ देशों के नाम आपके सामने हैं, कहा जाता है श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम आदि देशों ने भी श्रद्धांजलि शामिल किया हुआ था, शामिल हुए थे। इन तमाम बिंदुओं पर आपको फोकस करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हमको चौथा आर्टिकल्स कवर हुआ। तो आज के हम लोग अगला आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है जो 5वां आर्टिकल्स होंगे, इसका नाम है तूफान की चेतावनी के लिए उपकरण। तूफान की चेतावनी के लिए उपकरण, ये क्या किया जा रहा है, अभी बिहार सरकार ने क्या किया है, तूफान से संबंधित आपके आगामी सूचना के लिए एक आयोजन किया जा रहा है, एक उपकरण तैयार किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आप अगर कोई किसान व्यक्ति अगर खेत में है, अचानक से किसी प्रकार की आपदाएं आ जाए, जैसे मौसम खराब हो जाए, किसी प्रकार की आपदाएं आ जाए,
तो उसे जो उस व्यक्ति को आपदा होने से आधा घंटा पहले उसको सूचना मिल जाएगी। उसके लिए एक छोटा सा उपकरण बनाया जा रहा है, वो उपकरण ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतनी छोटी होगी कि जिससे कि आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी छोटी होगी कि वो आप शरीर में जैसे लॉकेट हम लोग पहनते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, उसी प्रकार वो लॉकेट की तरह वो अपने शरीर में रख सकते हैं, लॉकेट के तौर पर वो पहन सकते हैं। और वो उसके बारे में जो है आप सोचोगे कि भाई लॉकेट की तरह तो पहन लेंगे, चार्ज भी तो करना होगा। नहीं, इसमें कोई चार्ज की सुविधाएं नहीं है, चार्ज के लिए कोई बैटरी की आवश्यकता नहीं है, कोई विद्युत की आवश्यकता नहीं, कोई करंट की आवश्यकता नहीं है। इससे जो आपके शरीर में जो उष्मा है उसके अंतर्गत इससे जो है ना आपका चार्ज हो जाएगा, आपके शरीर में आपका जुड़ा रहेगा, आपके ऑटोमेटिकली आपके शरीर के उष्मा के अंतर्गत जो है इससे चार्ज हो जाएगा। चार्ज के बाद जो है ना ये कार्य भी करेगा, ये कार्यगत है। आपके कोई भी आपदा आएंगे, आपदा आने से आधा घंटा पहले ये सूचना आपको दे दी जाएगी। इससे क्या होगा, क्या आप सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, आप इसके आपका जान में बचाव होगी। इस तरह से बिहार सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने ये पहल की है, ये उपकरण की है। तो ठीक है, इसका आपके बारे में आप बता दिए। कहा जाए इसका नाम आपका ध्यान रखना पेटेंट, ठीक है, इसका नाम रहेगा पेटेंट। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को आकाशीय बिजली से सचेत करने के लिए उपकरण पेटेंट बनाया जा रहा है। ये जो उपकरण बनाने के लिए IIT पटना को दे दी गई है। ये भी ध्यान रखना है कि ये पेटेंट उपकरण जो बनाने की किसको दिया गया, किस संस्थान को मिला गया है, ये IIT पटना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, यानी कि किसान मजदूर शरीर में लॉकेट की तरफ बनेंगे। ठीक है, इस उपकरण की खासियत यह है कि विद्युत ऊष्मीय और शरीर की ऊष्मा से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बता दिया मैंने। कहा जाता है इस उपकरण को चार्ज करने के लिए कोई अलग से बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। उसको तो पेटेंट ये सभी प्रकार के मौसम संबंधी चेतावनी स्थिति के अलर्ट जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी बता दिया आपको, किसी भी प्रकार की आपदा आएंगे उससे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। जैसे हो गया वज्रपात के अलावा भारी बारिश हो गया, तूफान के दौरान भी आधे घंटे पहले अलर्ट का जारी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका मौसम के बारे में चेतावनी मिल जाएगी। इस तरह से ये डिवाइस तैयार किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जो IIT पटना के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलो आपका ये नेक्स्ट आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 6 में कहा जाता है बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023। क्या हुआ, बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो, इसके बारे में समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 3 दिवसीय बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 का आधिकारिक उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 दिवसीय बिहारी डेयरी की स्थापना किसने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें होगा कि आपका जैसे कि आपका मवेशी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारियां दी जाएगी। जैसे आपका बिहार आयोजन में जो है इसका आयोजन क्या हुआ था, बिहार पशु विज्ञान विद्यालय जैसे BSA के परिसर में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। क्या कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन पे ध्यान देना यार। बिहार डेयरी एवं मवेशी एक्सपो 2023 का आयोजन यानी कि परिसर कहाँ किया गया था, तो बिहार पशु विज्ञान विद्यालय जो है ना ये किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना आपका जो है ना 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को वो 2016 में हुआ था, 29 अगस्त 2016 में हुआ था। लेकिन इसका जो ना इसकी कार्यकाल, अगर इसका जो है ना इसका मतलब कि आप बोल सकते हो कार्य है ना, कार्य अगर बोले तो 2017 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसका मुख्यालय अगर बात करें तो पटना में उपस्थित है, ये पटना में ही इसका जो है ना आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। कहा जाता है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक नए कॉम्पैक्ट कार्यालय भवन, एक मत्स्य विकास भवन की आधारशिला भी रखी है। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या नया चीजें जोड़ी गई है, नए कॉम्फर्ट कार्यालय भवन, उसके बाद मत्स्य विकास भवन की भी आधारशिला को रखी गई है। उसके बाद अगला पॉइंट में कहा जाता है उन्होंने किशनगंज में एक पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज की भी समर्पित किया है। ये भी ध्यान रखना, अभी रिसेंटली किस जिलों में पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज समर्पित किया गया है, तो आपका अपना किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज देखिए ये चिकित्सा के क्षेत्र में काफी अग्रणीय है ना, काफी इसमें आपका मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अभी आप देखिए पशु के लिए भी चिकित्सा हो जाएगा, उसके बाद इसके पशुपालन के लिए भी प्रशिक्षण दी जाएगी। तो ये किशनगंज जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र पर गवर्नमेंट ने अच्छे खासे पकड़ बनाए हुए, अच्छे खासे उस पर नजर हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद इस पशु पोषण भी लॉन्च किया गया है। ओके, इस मेले में अन्य राज्यों के विभिन्न उन्नत किस्म के दुधारू पशु लाए गए थे, जिसमें हरियाणा के पानीपत की मुर्रा भैंस गोलू 2 आकर्षण का केंद्र रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री कॉम्पैक्ट पटना के 5 नए उत्पाद, देखिए ये ध्यान रखना भाई, ये आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 5 नए उत्पाद जैसे हो गया मिठाई हो गया, नमकीन हो गया, बिस्कुट हो गया, ब्रेड और पेयजल हो गया, ये सब प्रस्तुत किया गया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, देखिए घुमाने का एक अपना तरीका है। आप जिस दिन क्वेश्चन बनाने सीख गए हो ना, उस दिन आपका समझ लो क्वेश्चन सॉल्व करने सीख जाओगे मेरे भाई। तो क्वेश्चन बनाने सीखो, क्वेश्चन सॉल्व खुद आ जाएगा। आप बनाने कैसे सीखोगे, कॉन्सेप्ट भाई,
कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो वाह कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी प्रकार कहा जाता है। इसमें आपको ये पूछे जा सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कॉम्पैक्ट पटना में जो है निम्नलिखित में से उत्पादों में से यानी कि उत्पाद प्रस्तुत नहीं किया है, तो इन पांचों के अलावा कोई एक दे देगा। सिंपल, इस तरह से तैयारी करो भाई, है ना। मुख्यमंत्री द्वारा वसु विज्ञान विद्यालय पटना का विमोचन किया, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हम लोग बता दिए। इसकी स्थापना कब हुआ था इसके बारे में, यहाँ देखिए स्थापना 2016 में, 2017 में इसके का शुरू किया गया था, पटना इसका मुख्यालय है ना। तो इस प्रकार 6 आर्टिकल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7वां आर्टिकल्स, 7th आर्टिकल्स को देखने वाले हैं। कहा जाता है पुरस्कार, सम्मान या उपाधियां, पुरस्कार या सम्मान या उपाधियां, ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये स्टार लगा लीजिए आपको, ठीक है। कहा जाता है नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो देखो भाई मेरे, क्या है, बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है तो 2023 में क्या हुआ है, ये फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों का पुरस्कार मिला है। तो आपको ये स्टार लगा लो कि ये आपको मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर नहीं भी मिला तो मेरे भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर नहीं भी मिला इससे संबंधित, अगर कृषि से संबंधित अगर मिला बिहार से संबंधित, तो आप इस पॉइंट को वहां पे ऐड कर सकते हो, तो हो गया ना बाकी से अलग भाई। अपडेट अपडेट यही तो बोलता है कि करंट पे पकड़ बनाओ, है ना। तो यही है कि बिहार जो है ना अभी फसल उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ राज्यों का पुरस्कार इसको प्राप्त हुआ है। जो ये कौन से स्थान में है, 14वें जो है ना ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसका कौन सा स्थान है, 14 में, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कृषि नेतृत्व पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रदान किया गया है, जो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है यह कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि अभी बिहार के जो कृषि विभाग के सचिव कौन है, ये संजय अग्रवाल हैं। संजय अग्रवाल जी को ही केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि आपको जो है ना इसका किसको मिला गया है, संजय अग्रवाल को, बिहार के अभी जो वर्तमान समय में कृषि सचिव हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके इसके देखिए कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं। एग्रीकृत प्रौद्योगिकी अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार ने 2008 से विभिन्न कृषि रोडमैप के माध्यम से बहु क्षेत्रीय उद्योग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका कृषि और संबंध क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। उसके 7 आर्टिकल हो गया और आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा आपका 8वां आर्टिकल। देखिए एक सेशन में आप लोग 8 से 9, 10 इस तरह से आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आप सभी बस जुड़े रहो, मैं दावा के साथ बोल सकता हूं आपका जो भी चीजें आएंगे ना सब कुछ खल्लास कर देंगे, है ना। बस जुड़े रहिए, बस सपोर्ट कीजिए, ओके। तो शैक्षिक पुरस्कार में क्या दिया गया है, देखिए ये थोड़ा आपको इतिहास के बारे में है, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, है ना। कहा जाता है हथवा महाराज, उसके बाद बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही भूमिहारों की बघोचिया राजवंश से संबंधित एक सरदार थे। यह राजवंश बिहार के सारण जिले में अवस्थित थे। जिस तरह से मुगल वंश हो गया, पाल वंश हो गया, है ना, बहुत सारे वंश थे, उसी प्रकार एक राजवंश हुआ करते थे, जो सारण के एक राजवंश हुआ करते थे जिसका नाम था बघोचिया राजवंश, ठीक है। इससे संबंधित कौन थे, एक सरदार जिसका नाम था हथवा महाराज और बहादुर मृगेंद्र प्रताप। इसी को शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा डॉक्टर कौशल गिरी जो जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये सारण के 2 हैं, हथवा महाराज और बहादुर मृगेंद्र प्रताप। इसको शिक्षा के क्षेत्र पे इसको पुरस्कार मिला गया। क्यों मिलाया गया, आखिर क्या किया भाई, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये डॉक्टर कौशल गिरी जो ये जौनपुर के हैं, जो यूपी के हैं, इसके बारे में भी दिया गया। इसके बारे में समझते हैं। देखिए कहा गया है कि हथवा महाराज अभी देखें ना हम लोग जो सारण के हैं, ये संस्था, इसकी स्थापना मतलब ये रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड में इसके बारे में ये संस्था की स्थापना की है। उसके संबंधित है, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कौशल गिरी, ये मेरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका, ये चिकित्सा के अध्ययन के क्षेत्र में इसको पुरस्कार दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार ये शैक्षिक से पुरस्कार हो गया। टोटल हम लोग 8 आर्टिकल्स को आज के सेशन में कवर किए हैं, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सेशन में इस तरह से हम लोग को जो है ना लगभग कम से कम 8 से 10 आर्टिकल पर डे कवर करेंगे। तो आपका मैंने बोला भी था कि आप 20 से 30 मिनट मैं पर डे लूंगा आपका, तो बस उसमें आपको पूरा का पूरा मैं मंथली का मैगजीन जो होगा 20 से 25 सेशन में कंप्लीट करा के रख दूंगा, ठीक है।
तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ये 20 से 25 मिनट मैंने आपका लिया और मुझे लगता है कि आपका जो है ये कीमती समय का सदुपयोग किया गया है ना। बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में बहुत आसानी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो खाना खाते समय या कुछ भी करते समय ये लेक्चर सुनते हो, तो आपके लिए ये फायदेमंद साबित हुआ है ना। तो बस यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से मैं आप सबों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस आप भी, बस मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है भाई। अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट करोगे ना तो आप मेरा बहुत कुछ लोगे। तो बस आप सभी थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है भाई, बस थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक नम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।